What's up everyone? Welcome back to the channel guys. This is chapter number 10, the final chapter of our CA Foundation Business Economics. आखिरी चैप्टर है ये, चैप्टर नंबर 10। और इसके अंदर ना सारी की सारी थियरी है, मतलब इसमें समझाने वाला बिल्कुल कम है मेरे लिए। मुझे सिर्फ आपको स्टोरी समझानी है, आपको स्टोरी सुननी है मेरी। मेन पॉइंटर्स, कुछ मेन डेट्स, कुछ मेन अमाउंट्स वो याद रखने हैं, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग तो इसके अंदर कुछ है ही नहीं, सारा का सारा बस स्टोरी सुनो, हिस्ट्री है और लर्न करो, दैट इज इट। ठीक है, आइए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारी भारतीय इकोनॉमी में क्या क्या हुआ, कब से ब्रिटिशर्स आए, आगे कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, वो सारी चीजें इसमें पढ़नी है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए बेटा जी शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 10 इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी बोल रहा है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड 1850 से 1947। लो भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास ना ये जो इंडियन इकोनॉमी है इसको बच्चों बेसिकली दो फेजेस में हमें सिखाया गया है, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस का मतलब आफ्टर 1947, और बिफोर इंडिपेंडेंस तो हमारे को बोला गया है कि 1757 से 1947 तक। ठीक है, ओके। लेकिन बेसिकली बच्चों यहां पे भी दो पार्ट्स हैं, इसके भी दो पार्ट्स हैं, 1757 से 1858 और 1858 से 1947। ठीक है, ऐसे ही यहां के भी दो पार्ट्स हैं, 1947 से 1991 एंड 1991 से आज तक जो चीजें हो रही हैं, राइट, मतलब आफ्टर 1991। तो बेसिकली इस चैप्टर को पहले प्री इंडिपेंडेंस बोला गया, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस बोला गया। अब प्री इंडिपेंडेंस में बच्चों सबसे पहले यह है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। सबसे पहले उसका बैटल हुआ, अगर तुम 12वीं पढ़ के आए हो तो ऑफ कोर्स तुमने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी भी है यार, वही सारी चीजें सेम टू सेम है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर, बस हर जगह दो दो तीन तीन लाइन एक्स्ट्रा दी गई है जो आपको पढ़नी है, दैट इज इट। तो कहां से शुरू हुआ? बैटल ऑफ प्लाजी। बैटल ऑफ प्लाजी लड़ा गया बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब्स ऑफ द बंगाल, राइट। तो 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई, भारत में आके उन्होंने अपना साम्राज्य स्टार्ट करा कि भैया हम इंडिया पे राज करने वाले हैं, क्योंकि ये तो सोने की चिड़िया है, इनके पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, राइट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस करना शुरू करा। भाई वो लोग मेन बिजनेसमैन लोग थे, उन्हें तो बिजनेस करना था, उन्हें दिखता था कि इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट भी है और इनके पास रॉ मटेरियल भी है, रिसोर्सेज भी हैं, तो इनसे रिसोर्सेज ले जाएंगे और इन्हीं को लूटेंगे, इन्हीं को बेचेंगे लाके माल। तो वो बेसिकली इस तरीके का बिजनेस करना चाहते थे। तो वो इंडिया को, खुद तो वो रूलर थे, इंडिया को एज देयर कॉलोनी यूज करना चाहते थे, जिसमें इंडिया के सारे रिसोर्सेज इधर जाएंगे और इंडिया में वो अपने फिनिश गुड्स लाके बेचेंगे। तो मेन फायदा इसका होगा। तो रूलर कौन था? ब्रिटेन। और कॉलोनी कौन बन गया? इंडिया। इस सिस्टम को क्या बोला गया? कॉलोनियलिज्म। सिस्टम को क्या बोला गया? कॉलोनियलिज्म। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ये सारा हिसाब किताब बेटा इस पीरियड में चलाया और बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की जगह खुद पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट आगे बैठ गया, ब्रिटिश एम्पायर आगे बैठ गया। तो यहाँ पे पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सब कुछ मैनेज करा। उसके बाद बच्चों जब अंग्रेज चले गए यहाँ से, जब वो यहाँ से विदा हो गए, ठीक है, तो 1947 में इंडिपेंडेंट इंडिया बन गया। अब 1947 से 1991 के बीच में इंडिया प्राइमरीली गवर्नमेंट कंट्रोल में रहा, यानी कि सारा का सारा, सारी चीजें कुछ भी हो वो मेजॉरिटी चीजें कौन कर रहा था? सरकार कर रहा था, पब्लिक सेक्टर कर रहा था। बट पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस की वजह से हमें अल्टीमेटली किधर जाना पड़ा? हमें बहुत ज्यादा कर्जे में, हमारे फाइनेंशियल रिजर्व्स खत्म हो गए, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो गए, हमारे सारे के सारे लोन्स इतने ज्यादा हो गए कि हम उस पर कर्जा चुकाना बहुत मुश्किल हो गया। तो फिर हम गए वर्ल्ड बैंक के पास, आईएमएफ के पास $7 बिलियन का लोन मांगने के लिए। अब उस लोन के बदले में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ने बोला अब तुम पढ़ के आए हो,
वर्ल्ड बैंक, तुम पढ़ के आए हो यहाँ पे बहुत सारी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, तुम पढ़ के आए हो बहुत सारी चीजें कि वो हमेशा फ्री ट्रेड चाहते हैं, राइट। तो वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हमें बोला कि भाई साहब लोन तब मिलेगा जब आप अपनी पॉलिसीज थोड़ी सी ईज ऑफ करोगे। क्या तुमने हर चीज पे सरकार का कंट्रोल, हर चीज पे लाइसेंसिंग, हर चीज पे अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये सब बंद करो, अपनी इकोनॉमी को ओपन करो, अपने फालतू कंट्रोल्स खत्म करो, लोगों को फ्रीडम दो। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया बच्चों 1991 में। तो 1991 के बाद जो रिफॉर्म्स आए वो हमें यहां पे पढ़ने हैं और पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरी स्टोरी है कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, फिर जब आजाद हुए तो सरकार का क्या रोल रहा, उसके बाद जब सरकार का रोल थोड़ा सा कम करा गया क्योंकि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के काम करते हैं, तो वो कैसा रहा बेटा, ये बेसिकली तुमको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, राइट। आओ जरा देखो, सबसे पहले बोल रहा है हमारे पास इंडियन इकोनॉमी प्री इंडिपेंडेंस। सबसे पहले देखो कहां से बोल रहा है फ्रॉम फर्स्ट टू 17th सेंचुरी। जो हमारा मतलब इनिशियल इंडिया की जो पुरानी पहचान है वो ये है कि इंडिया वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट इकोनॉमीज। भाई बहुत रिच थे, रिसोर्सेज से रिच थे, पैसा वैसा तो नहीं होता था लेकिन सारे रिसोर्सेज इंडिया में पाए जाते थे। तो रिसोर्स रिच इकोनॉमी, कंट्रोलिंग 1/3 से 1/4 ग्लोबल वेल्थ, यानी पूरे ग्लोब की 1/3 से 1/4 वेल्थ इंडिया में ही पाई जाती थी। कितनी बड़ी इकोनॉमी थी तुम सोचो, है ना। उसके बाद बोल रहा है इकोनॉमी बेस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंट विलेजेस एंड कमर्शियल सिटीज। जो हमारी इकोनॉमी थी उसके अंदर गांव होते थे पूरे के पूरे सेल्फ सफिशिएंट, जो अपने लिए खुद सामान बनाते थे, खुद ग्रो करते थे, खुद खा पी लेते थे, बढ़िया रहता था, कोई दिक्कत नहीं है। और कमर्शियल सिटीज थी। मेन जो काम था वो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर वाज डोमिनेंट, बट इंडिया ऑल्सो हैड स्किल्ड आर्टिसंस। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत तगड़े आर्टिसंस हुए, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाले हुए, बहुत तगड़े हैंडीक्राफ्ट्स वाले हुए। मतलब कि तुम आज भी देखो जो हमारे पुराने मंदिर बने हुए हैं, जो हमारे आर्टिस्ट ने, जो हमारे आर्टिसंस ने पुरानी चीजें बनाई हुई हैं, वो आज भी वर्ल्ड फेमस है बेटा। जब मैं कभी साउथ में जाता हूँ ना और मैं साउथ में जाके देखता हूँ यार क्या कलाकारी है भाई साहब, क्या चीज थी, आज भी वो चीजें देखने को नहीं मिलती। तो इतना ज्यादा शानदार कला थी उस टाइम पे। मतलब पूरे वर्ल्ड में राजा महाराजा जितने भी होते थे ना, या जितने भी चीजें होती थी, जितनी भी गवर्नमेंट्स होती थी, वो इंडिया से चीजें मंगाया करती थी कि भाई इंडियन होनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके की चीजें बेटा। तो वर्ल्ड फेमस टेक्सटाइल्स थी, वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट थे हमारे। अब ब्रिटिशर्स का इंपैक्ट कैसे आया मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी रूल 1757 से 1858, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल 1858 से 1947, राइट। क्या करने आए थे यहाँ पे, ये इंडिया में क्या करने आए थे बेटा। बेसिकली ब्रिटेन में ना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का मतलब इंडस्ट्रीज ने बूम करा, वहां पे इंडस्ट्रीज बहुत बढ़ने लगी। जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगी तो उनको रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, फिर एक मार्केट भी चाहिए। तो उन्हें दिखाई दिया यार इंडिया में तो ये सब कुछ है, तो उन्होंने इंडिया को टारगेट किया। तो उनको मेनली रॉ मटेरियल चाहिए था और मार्केट चाहिए था, किसके लिए, अपनी मार्केट को ग्रो करने के लिए। तो उन्होंने यहाँ पे आके पहले कंट्रोल करना शुरू करा, उसके बाद धीरे धीरे हमारे सारे सेक्टर्स को खत्म करा। हमारे सेक्टर्स कौन कौन से थे, मेनली तो हम एग्रीकल्चर ही करते थे। कुछ हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने इनको सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करा। ठीक है, कैसे डिस्ट्रॉय करा, टैरिफ के थ्रू। टैरिफ मतलब टैक्सेस के थ्रू। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम इंडिया है और ये ब्रिटेन है। तो ये क्या करते थे, सबसे पहले तो इन्होंने इंडिया का सारा ट्रेड ना ब्रिटेन की तरफ डायरेक्ट कर दिया। मतलब मेजरली जो बिजनेस इंडिया कर रहा है वो सब ब्रिटेन से कर रहा है मेजरली, बाकी थोड़ा बहुत चाइना से करता था, थोड़ा बहुत आसपास की कंट्रीज से करता था, बट मेनली इंडिया का सारा ट्रेड इन्होंने मोनोपोली ब्रिटेन की तरफ मोड़ दिया। फिर जब यहां से रॉ मटेरियल जाएगा वो तो टैरिफ फ्री, उस पर कोई टैरिफ नहीं, कुछ टैक्स नहीं। अगर हमारे फिनिश्ड गुड्स जाएंगे, तो उनपे हैवी टैरिफ। हैवी टैरिफ का मतलब क्या है कि उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस, ताकि ये बहुत महंगे हो जाएं और कोई खरीदे ही ना ब्रिटेन में, इतने महंगे हो जाए कि वहां लोग खरीदे ही ना, राइट। अब जब यहां से हम माल भेज भी रहे हैं और वहां बिक भी नहीं रहा, तो हम भेजना बंद कर देंगे एक दिन। तो हमारा जो सामान था वो हमारे देश तक रेस्ट्रिक्टेड रह गया, इंडिया में ही रह गया, रॉ मटेरियल सारा बाहर चला गया। अब इंडिया में इन्होंने क्या करा, मशीन से बने हुए सामान लेके आए। हम इंपोर्ट करते थे मशीन मेड फिनिश गुड्स। अब तुम सोचो ना बच्चों, जब मशीन से बनी हुई चीजें हैं, इंडियंस को लगा यार ये तो बहुत साफ सफाई से बनी हुई है, ये तो बहुत बढ़िया चीज है, तो इंडियंस ने धीरे धीरे उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। तो जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, ना तो वो माल बाहर बेच पा रहे,
ना इंडिया में बिक रहा उनका माल, तो धीरे धीरे खत्म हो गई हमारी इंडस्ट्री। ऐसे करा उन्होंने। तो देखो क्या बोल रहा है, इंडिया के जो एक्सपोर्ट थे वो हैवी टैक्सेस लगाए उस पर। किस चीज के? इंपोर्ट, फिनिश गुड्स के। उसके बाद जो इंपोर्ट्स थे उन पे बहुत कम कर दिए टैक्सेस, तो इंडियन गुड्स बिल्कुल अनकॉम्पिटिटिव हो गए, मतलब कहीं चल ही नहीं पाए, सर्वाइव ही नहीं कर पाए। हैंडीक्राफ्ट उन्होंने खत्म कर दिया। कैसे? मशीन मेड इंपोर्ट्स। भाई मशीन मेड गुड्स जब आ रहे हैं तो खत्म कर दिया, और लोगों ने शिफ्ट कर दिया वेस्टर्न गुड्स की तरफ। कल्चर शिफ्ट हो गया वेस्टर्न गुड्स की तरफ। ठीक हो गया। उसके बाद बच्चों इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आए? भाई देखो, जितने भी लोग इंडस्ट्री में थे, हैंडीक्राफ्ट में थे, वो सब बेरोजगार हो गए, तो बहुत अनएम्प्लॉयमेंट आया और वो माइग्रेट करे एग्रीकल्चर की तरफ। एग्रीकल्चर पहले ही बहुत ओवरबर्डन्ड है कि भाई लैंड तो लिमिटेड है, लेकिन उसमें लोग बहुत सारे आ गए, तो वहां पे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिला। तो देखो क्या बोल रहा है, ओवर क्राउडेड एग्रीकल्चर हो गया। ओवर क्राउडेड एग्रीकल्चर को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या करा, सबसे पहले मास अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, माइग्रेशन हुआ एग्रीकल्चर की तरफ, वो ओवर क्राउडेड हो गया, तो लैंड को फ्रेगमेंटेशन कर दिया गया। फ्रेगमेंटेशन का मतलब बांट दिया गया छोटे छोटे टुकड़ों में, कि ठीक है हम डिवाइड कर देते हैं जमीन को, तो लैंड को फ्रेगमेंट कर दिया गया। सबसिस्टेंस फार्मिंग देखने को मिली और बहुत ही गरीबी देखने को मिली, राइट। उसके बाद वो इस एग्रीकल्चर को भी खत्म करने के लिए एक सिस्टम लेके आ गए जिसको बोला जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम क्या होता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल बोला कि हम क्या करेंगे, हम लैंड का परमानेंट ओनर घोषित करेंगे जमींदार्स को, कि लैंड के जो परमानेंट ओनर्स होंगे वो कौन होंगे? जमींदार्स होंगे। जमींदार्स अपनी जमीन पे गरीब किसान से काम करा सकता है, जिसको बोला गया टीनेंट। अब टीनेंट के पास और कोई काम तो है नहीं, भाई इंडस्ट्रीज थी वो खत्म, अपनी जमीन है नहीं, घर चलाना है तो क्या करना पड़ेगा? दूसरे की जमीन पे काम करना पड़ेगा। अब वो दूसरे की जमीन पे जब काम कर रहे हैं तो वो जिसकी जमीन है वो तो हो गया जमींदार। अब जमींदार उससे जितना चाहे उतना काम करवा सकता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, उसको जितना एक्सप्लॉइट करना चाहे उतना कर सकता है, क्योंकि गरीब टीनेंट किसके पास जाएगा? सरकार के पास। सरकार की खुली छूट किसको है? जमींदार के पास। सर इससे सरकार को क्या फायदा है? सरकार को वो रिटर्न्स ला के देता था, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती थी, जमींदार को बोलती थी भैया हमें इतना फिक्स्ड रिटर्न चाहिए। सपोज तुम्हारे पास एक जमीन है तो उसको बोलती थी कि हमें इस जमीन पे फॉर एग्जाम्पल 10,000 क्विंटल फसल चाहिए। अब तुम टीनेंट से जितनी मर्जी ग्रो करवाओ, तुम 12,000 ग्रो करवाओ, 15,000 ग्रो करवाओ, 20,000 ग्रो करवाओ, जैसे मर्जी ग्रो करवाओ, लेकिन हमें इतना फिक्स चाहिए। तो जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइट करते थे टीनेंट्स को, जो होता था पे करके कॉलोनियल गवर्नमेंट को अपने पास रख लेते थे और खूब इंजॉय करते थे। एग्रीकल्चर के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, लैंड इंप्रूवमेंट पे किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, धीरे धीरे लैंड भी खत्म होती चली गई। तो क्या बोल रहा है, एक्सप्लॉइटेशन करते थे हाई रेंट से, और एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म। एब्सेंटी का मतलब है कि वो होते ही नहीं थे कभी जमीन का ध्यान रखने के लिए, बस पैसा लेने के लिए आ जाते थे कि लाओ भाई पैसा दो, फसल दो, ये सारी चीजें। उसके बाद बहुत कर्जे होते चले गए किसान के ऊपर, क्योंकि किसान ने किसानी करने के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारे कर्जे लिए। अब कर्जे ले लिए लेकिन चुका पाए नहीं, क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी, कभी खेती सही से होती नहीं थी, नुकसान हो जाता था, तो बहुत सारे कर्जे हो गए और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दी गई बच्चों। ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें तो 1850 तक कोई भी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी, कोई भी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं हुई थी। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो चाहते ही नहीं थे कि यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री सेटअप हो। धीरे धीरे कॉटन मिल्स थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी, बॉम्बे में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में जूट मिल्स थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। उसके अलावा पेपर, लेदर, आयरन, स्टील, इस तरीके की इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पे थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बहुत रोक दिया था ग्रोथ। ठीक है, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड बाय ब्रिटिश टू अवॉइड कंपटीशन। 1946 तक की अगर हम बात करें तो हम मैन्युफैक्चरिंग में और फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट में, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो एनडीपी का सिर्फ 7% होता था। तुम सोचो, जितना भी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो रहा है उसका सिर्फ 7% मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम फैक्ट्री एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो पॉपुलेशन का सिर्फ 1.4%। तो बहुत ही लिमिटेड रोल रह गया था इंडस्ट्रीज का। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें पोस्ट इंडिपेंडेंस, यहां से हमारा मेन चैप्टर है जो शुरू हो जाएगा, वो ये है कि 1947 से 1991, ठीक है, जो हमारा मेन आज़ादी वाला टाइम है उस टाइम पे। तो बेटा जब हम इनिशियली आज़ाद हुए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी कि कौन सी इकोनॉमी बने, कैपिटलिस्ट बने, सोशलिस्ट बने, मिक्स्ड बने। तो पंडित नेहरू ने ये बोला कि भाई देखो ऐसा है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट के बेनिफिट्स लो और मिक्स्ड इकोनॉमी बनाओ। ठीक है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का रोल भी हो, पब्लिक सेक्टर का रोल भी हो, लेकिन इस इकोनॉमी में जो मेन प्लानिंग करेगी वो गवर्नमेंट करेगी। गवर्नमेंट एक बॉडी बनाएगी जिसका नाम रखा गया प्लानिंग अथॉरिटी। ठीक है, जिसको हमने प्लानिंग कमीशन भी बोल दिया। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान्स बनाती थी, 5 ईयर प्लान्स,
जिसमें 1950 में उसका सेटअप हुआ और 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया जो मेनली एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल देश था, राइट। उसके बाद 1956 में दूसरा प्लान आया जो इंडस्ट्री पे बेस्ड था। तो इस तरीके से 5 ईयर प्लान्स बनते थे। बट 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया, इसको अब नीति आयोग बोल दिया जाता है। और नीति आयोग अब 5 ईयर प्लान्स नहीं बनाता, अब लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ये क्रक्स है। अब देखो, अगर हम 1947 की बात करें बेटा, तो बहुत ज्यादा रूरल था, हम लोग सारे के सारे रूरल एरियाज पे बेस्ड थे क्योंकि एग्रीकल्चर करते थे। इलिटरेट थे, मतलब पढ़ाई लिखाई थी ही नहीं, बहुत ना के बराबर लोग थे जो पढ़ और लिख सकते थे, और बहुत गरीबी थी, ठीक है। देखो लिटरेसी रेट 18%, सिर्फ 100 में से 18 लोग थे जो पढ़ या लिख सकते थे। सोचो तुम, 82 का कुछ पता ही नहीं था। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब एवरेज एक इंसान कितने साल जिएगा, वो 32 साल की थी। आज ये 69 ईयर्स के आसपास हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास जो सोसाइटी थी वो हाईली स्ट्रेटिफाइड थी, मतलब बहुत ज़्यादा बटी हुई थी, जिसमें बहुत इनइक्वालिटीज थी। परफेक्ट सर। उसके बाद बच्चों नेहरू जी के आने का क्या मॉडल था, क्या फिलॉसफीज थी, वो ये चीजें यहाँ पे लिख रही हैं। तो देखो नेहरू जी का जो थॉट प्रोसेस था वो एक सोशलिस्ट अप्रोच था। सोशलिस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि सोशल वेलफेयर होना है और सरकार ही कर सकती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मेकिंग करेगा, हमें गवर्नमेंट को आगे रख के ही काम करना पड़ेगा। तो देखो बोल रहा है स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, सरकार आगे आएगी, इंडस्ट्रीज लगाएगी, इक्विटी पे फोकस करेगी और रीडिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेगी कि रिसोर्सेज को हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है प्लान्ड इकोनॉमी बनी, जिसमें 5 ईयर प्लान्स बाय प्लानिंग कमीशन, ये मैंने आपको बता दिया। पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस रहेगा, पब्लिक सेक्टर फोकस करके चलेगा मेनली एटॉमिक पे, आर्म्स पे, रेलवेज पे, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा तभी वो काम कर सकता है, नहीं तो नहीं। यानी यहाँ पे 1948 में बच्चों एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन बनाया गया था, जिसके अंदर इंडस्ट्रीज को कैसे आगे बढ़ाना है उस पर चर्चा हुई। लेकिन 1950 में फिर प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ तो उसने बोला ये तो इनकम्प्लीट है, तो इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो 1956 में एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन आया, जिसमें सारी इंडस्ट्रीज को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। पहली वाली में हमने रखी 17 इंडस्ट्रीज, इसमें रखी 12 इंडस्ट्रीज, इसमें रखी रिमेनिंग इंडस्ट्रीज। तो जो 17 इंडस्ट्रीज हमने इसमें रखी फर्स्ट कैटेगरी में, इसमें 100% गवर्नमेंट कंट्रोल था कि ये 17 इंडस्ट्री सरकार ही चलाएगी और कोई नहीं चला सकता। जो 12 इंडस्ट्रीज थी इसमें मेजरली सरकार का रोल होगा और छोटा रोल प्राइवेट सेक्टर का होगा, और फिर जो बच गई इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज दे दी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को। तो मेजर जो रोल है वो सरकार ने अपने पास रखा था, लेकिन अभी फिलहाल ये बहुत रिड्यूस कर दिया गया है। सिर्फ 3 ही सेक्टर्स हैं जिनमें ये रह गया है, 3 के भी 2 ही रह गए हैं, मेनली रेलवेज हो गया और एटॉमिक एनर्जी हो गया, ठीक है। अच्छा जी, क्या फिलॉसफीज थी बेटा? देखो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 एंड 1956, एक्सपेंडेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा रोल दिया गया, स्टेट की मोनोपोली दी गई, स्टेट की बच्चों मोनोपोली दी गई। लेकिन बाद में हमें 2 चीजें समझ में आई कि जो नेहरू जी थे वो चाहते थे हैवी इंडस्ट्री पे फोकस हो, और जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि स्मॉल स्केल कॉटेज इंडस्ट्रीज पे भी फोकस किया जाए। तो सरकार ने उस टाइम पे मेनली बड़ी इंडस्ट्रीज पे भी काम किया और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी प्रोटेक्शन दिया। किस चीज का प्रोटेक्शन दिया? कि कुछ गुड्स और सर्विसेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व्ड कर दिए कि यहाँ पे हम बड़ी इंडस्ट्रीज को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री आएगी तो छोटी को खा जाएगी। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए भी कुछ चीजें रिजर्व करी गई, ठीक है। पब्लिक सेक्टर एक्सपैंडेड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिस्करेज्ड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट फिलहाल हम नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद अगर हम आगे चलें बच्चों, तो एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन हमें देखने को मिला। ये कब देखने को मिला बेटा? ग्रीन रेवोल्यूशन मिड 1960s में देखने को मिला। 1965 1966 में हमने एक रेवोल्यूशन, एक बहुत बड़ा बदलाव देखा एग्रीकल्चर पे, जहां पे हमने ये देखा कि हमने मेनली जितनी भी हमारी सीड्स हैं वो हम नॉर्मल सीड्स से हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स पे आ गए कि अब हम नॉर्मल सीड्स नहीं यूज करेंगे, HYV सीड्स यूज करेंगे। HYV सीड से क्या होगा? ज्यादा फसल होती थी, लेकिन उसके अंदर बच्चों कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे उसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर्स भी ज्यादा लगते थे, इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स भी ज्यादा लगते थे। तो रिच फार्मर्स ही उसको अफोर्ड कर सकते थे, बट इसने सिग्निफिकेंटली हमारे एग्रीकल्चर में इंपैक्ट करा और काफी बढ़ोतरी हुई हमारी फसल की। तो देखो क्या बोल रहा है, अर्ली फोकस जो था वो लैंड रिफॉर्म्स पे था और कोऑपरेटिव्स पे था, ठीक है। लेकिन मिड 60s में काफी सारे ड्रॉट्स आए, फूड क्राइसिस आया,
तो हमें यूएस पे डिपेंड होना पड़ा इंपोर्ट ऑफ फूड के लिए, क्योंकि बहुत सूखा पड़ गया, किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। बट देन हमें क्या मिला कि हम भाई हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज करेंगे, HYV सीड्स यूज करेंगे, जिसमें बेहतर पानी की व्यवस्था चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, और ये बहुत तेजी से सक्सेसफुल रहा हमारे लिए और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने बेटा फाइनेंशियल सेक्टर में भी, फाइनेंस बैंक्स के सेक्टर में भी थोड़ा सा काम किया। क्या करा बैंक्स के लिए, बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। फिलहाल नेशनलाइज करने का मतलब है कि सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए बैंक्स, कि प्राइवेट बैंक्स नहीं चाहिए हमें, फिलहाल गवर्नमेंट ही सारा का सारा काम करेगी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरीके के सरकारी बैंक्स बहुत ज्यादा बढ़ने लगे। तो 1969 में 14 बैंक्स और 1980 में 6 बैंक्स नेशनलाइज करे गए। उसके बाद लाइसेंसेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए, जल्दी से लाइसेंस नहीं मिलता था, गवर्नमेंट ही लीडिंग रोल निभाना चाहती थी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में। ठीक है, उसके बाद MRTP एक्ट आया। MRTP एक्ट क्या है, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इसका मतलब अगर कोई कंपनी मोनोपोली ना बन जाए, यानी उसकी मोनोपोली ना हो जाए, वो इंडिविजुअली इतनी बड़ी ना हो जाए कि भैया वो मार्केट कैप्चर करने लगे या मार्केट पे कंट्रोल करने लगे या अनइवन कमाने लगे, तो गवर्नमेंट एक MRTP एक्ट लेके आया जिसके थ्रू मोनोपोली भी नहीं बनने देते थे हम किसी भी कंपनी को। तो क्या बोल रहा है, इट रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ऑफ लार्ज फर्म्स को बड़ा नहीं होने दिया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का रिजर्वेशन, ये मैंने आपको बता ही दिया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की, तो 1950 से 80 में काफी एवरेज रहा ग्रोथ रेट, जिसको हम हिंदू ग्रोथ रेट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखना है कि हिंदू ग्रोथ रेट 3.5% 1950 से 1980 बहुत एवरेज ग्रोथ रेट था, बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं था। उसके बाद 65 से 81 हमारे लिए काफी वर्स्ट फेज भी रहा, काफी ज्यादा वर्स्ट रहा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 3 वॉर देखे, 62, 65, 71 में सूखे देखे, ऑयल शॉक्स देखे। ऑयल शॉक्स का मतलब कि हम जिस भी कंट्रीज से ऑयल खरीदते थे उनके आपस में वॉर, लड़ाई झगड़े हो गए, तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो गए, हमारा ऑयल नहीं आ पा रहा था। तो ऑयल नहीं होगा तो सोचो कितनी प्रॉब्लम है ना हमारे देश में। तो ये सारी समस्या हमें देखने को मिली। उसके साथ साथ जो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज थी कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, और लिमिटेड ओपननेस थी, उससे ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज हमने मिस कर दी, और बहुत ज्यादा रेगुलेशन हमें देखने को मिला जिससे ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। ठीक है, उसके बाद कुछ और भी पॉइंटर्स लिखे हुए हैं, जैसे 47 से 91 जो है वो काफी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, यानी सरकार मेनली सब कुछ करती थी। इनवर्ड लुकिंग थी, बस हम अपने बारे में सोचते थे, अंदर अंदर देखते थे, और काफी हैवी रेगुलेशन वाली इकोनॉमी थी। ठीक है, इससे हमने सेल्फ रिलायंस तो अचीव करा कि हम सेल्फ सफिशिएंट तो हो गए, इतना तो हो गए कि हम फूड अब यूएस पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना। और बेसिक इंडस्ट्रियल बेस भी बन गया। लेकिन इसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो आज भी वही थी, लो ग्रोथ, इनएफिशिएंसी, मिस्ड इंटीग्रेशन विद ग्लोबल इकोनॉमी। इसका मतलब हम ग्लोबल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे थे, हम काफी पीछे रह गए थे। ठीक है, और क्या बोल रहा है सर इसके बाद बेटा रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स का मतलब हम पहुंचे 1991 में, जिसकी स्टोरी मैं आपको शुरू में ही सुना चुका हूं कि हमारे फॉरेक्स खत्म हो गए थे, पैसों की बहुत जरूरत थी। वर्ल्ड बैंक IMF के पास गए, उन्होंने बोला इकोनॉमी को ओपन करो। फिर LPG आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखो बोल रहा है कि जो रिफॉर्म्स 1991 में आपको दिखाई दिए वो काफी पहले अंदर अंदर शुरू हो गए थे, मतलब गवर्नमेंट ने तो पहले ही शुरू कर दिया था। तो 1980s में ही इनिशियल रिफॉर्म शुरू हो गए थे, जिनको बोला गया रिफॉर्म बाय स्टेल्थ। ये याद रखना है नाम। ठीक है, छोटे लेवल पे अनपब्लिश्ड और ग्रेजुअल चेंजेस, कहीं बताया नहीं गया लेकिन चेंजेस होने लगे। कैसे चेंजेस? थोड़ा थोड़ा फ्रीडम दिया गया, लाइसेंसेस कम करे गए, थोड़ा थोड़ा माल बाहर भी बेचना, बाहर से खरीदना शुरू करा गया। तो धीरे धीरे चीजें ओपन करी गई। एम टू रिड्यूस, कम करा जाए इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी, और इंप्रूव करी जाए एफिशिएंसी एंड स्टेबलाइज प्राइसेस। ठीक है, तो ग्रोथ इंप्रूव हुई। जो 6th और 7th प्लान था 80 से 85 और 85 से 90, ये याद रखना है बेटा। इसके अंदर 5.7% और इसके अंदर 5.8% GDP ग्रोथ देखने को मिला। देखो कहां 3.5 और कहां 6 के आसपास पहुंच गए, और अभी तो रिफॉर्म्स की शुरुआत भी नहीं हुई थी ठीक से। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो 1985 में हमने करा वो डी लाइसेंस्ड कर दी 25+ इंडस्ट्रीज। अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, डी लाइसेंस कर दी। उसके बाद ब्रॉड बैंडिंग अलाउ कर दिया गया फर्म्स टू चेंज प्रोडक्ट मिक्स विद इन कैपेसिटी।
ठीक है, यानी कि जो ट्रक्स हैं, कार्स हैं, वो विदाउट न्यू लाइसेंस आप एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते थे। उसके बाद जो एमआरटीपी था, उसका लिमिट था ना कि हम किसी भी कंपनी को बड़ा नहीं होने देंगे। अभी तो बिल्कुल खत्म हो गया है, अब तो कंपटीशन एक्ट हो गया, लेकिन उस टाइम पे उसका लिमिट 20 करोड़ से बता के 100 करोड़ तक कर दिया गया कि ठीक है, बिग फर्म 100 करोड़ तक का भी धंधा आराम से कर सकती है। पहले 20 करोड़ पे रोक देते थे, राइट। उसके बाद प्राइस और डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल रिमूव कर दिए गए सीमेंट पे, एल्यूमिनियम पे, तो काफी ओपन करना शुरू कर दिया था इकोनॉमी को 1980s से ही। ठीक है बच्चों, इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो ट्रेड पॉलिसी की, ट्रेड का मतलब व्यापार में चेंजेस करे गए। क्या क्या चेंजेस करे गए? जनरल लाइसेंस ओपन कर दिया गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे गुड्स और सर्विसेज की जो लाइसेंसेस की लिस्ट थी उसको खोल दिया गया। ओपन जनरल लाइसेंस लिस्ट एक्सपेंडेड। कैपिटल गुड्स आइटम 1329 बाय 1990, तो काफी सारी चीजें ओपन कर दी गई, रिलैक्स कर दी गई। एक्सपोर्ट पे इंसेंटिव देने लगी सरकार कि आप जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करोगे उतना हम आपको फायदा देंगे, बेनिफिट देंगे। इंपोर्ट को लिबरल कर दिया गया और टैरिफ को कम कर दिया गया कि भैया हम इंपोर्ट भी अब कर सकते हैं। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट हुए, मशीनें इंट्रोड्यूस करी गई, तो काफी ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ाने की ओर थी अब सरकार की नजर। उसके बाद टैक्स में अगर हम बात करें तो टैक्स में हमने मल्टी पॉइंट एक्साइज, जो हमारा मोड वैट है, उसको कट कर दिया गया। मोड वैट टू कट टैक्स बर्डन ऑन इनपुट्स। इसका मतलब ये है बेटा, मोड वैट जो था ना, वो ये था कि बेसिकली पहले क्या था, टैक्सेस मल्टी स्टेज लगते थे। मल्टी स्टेज का मतलब क्या होता है कि भैया ए ने कोई सामान बनाया, इसको टैक्स देना है, फिर इसने बी को बेचा, उसने कुछ सामान बनाया, इसको भी टैक्स देना है, फिर इसने कुछ सामान बनाया, सी को देता तो इसको भी टैक्स देना है, फिर कस्टमर तक पहुंचा तब भी टैक्स लगेगा। तो जितनी बार भी सामान बन रहा है ना, या उसमें कुछ भी जुड़ रहा है, तो हर बार पूरे पे टैक्स लग रहा था। मोड वैट में क्या हुआ कि नहीं, अब पूरे पे नहीं लगेगा, सिर्फ जो वैल्यू एडिशन करी उस पे लगेगा। यानी ए ने अगर 500 का सामान बनाया, इसने 500 का टैक्स दे दिया, इसने बी को बेचा 700 में, ठीक है, उसके बाद अल्टीमेटली बी ने 700 का बेच के फर्दर 900 का बेचा, तो बी ने तो 200 का ही वैल्यू एडिशन करा ना, तो अब 700 पे टैक्स नहीं है। मेनली जो टैक्स है वो सिर्फ जो 200 का वैल्यू एडिशन है उस पे है। फिर 900 वाला उसने 1000 में बेचा, तो 100 पे ही टैक्स है। ठीक है, तो ये था मोड वैट, राइट। इससे टैक्स बर्डन कम हुआ। उसके साथ साथ सेबी को सेटअप करा गया। भाई स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने के लिए सेबी आ गया, और सेबी को तो पूरा लीगलाइज कर दिया गया था 1992 तक, लेकिन सेटअप 1988 में ही हो गया था। उसके बाद एक्सचेंज रेट की बच्चों अगर हम बात करें तो रुपए को डेप्रिशिएट किया गया था 30% से। सर क्यों डेप्रिशिएट किया गया? तुमने पीछे पढ़ा था ना कि डेप्रिशिएट जब कर देते हैं रुपए को तो उससे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा, तो फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत थी, तो रुपी को डेप्रिशिएट करा गया। और उसके बाद एक्सचेंज रेट हमने अलाइन कर दिया मार्केट रियलिटी से। यानी पहले तो हमारा एक्सचेंज रेट फिक्स था, जो सरकार फिक्स करती थी, लेकिन अभी हमने एक्सचेंज रेट कर दिया कि भैया ठीक है, मार्केट फोर्सेस से सेटअप होगा और गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत इंटरवेंशन रहेगा। ठीक है, बढ़िया हो गया। ये सब हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है, बस अब तो कहानी है। उसके बाद बेटा हमारे लिए क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली। प्राइवेट सेक्टर को अभी भी कुछ ना कुछ लाइसेंस के द्वारा रेस्ट्रिक्ट रखा गया था, यानी कहीं ना कहीं छोटे मोटे लाइसेंस अभी भी थे, स्मॉल स्केल रिजर्वेशंस अभी भी थे, प्राइस कंट्रोल अभी भी थे। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर था वो इनएफिशिएंट था, सही से काम नहीं करता, ब्यूरोक्रेटिक था। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब कि बहुत ज्यादा सरकारी प्रोसीजर, सरकारी नियम, बहुत कुछ ऐसा बनाया हुआ था। रिटर्न्स अच्छे नहीं थे। एमआरटीपी एक्ट अभी भी था, जो बढ़ने नहीं दे रहा था। 100 करोड़ के बाद तो तब भी था ना। उसके बाद इंपोर्ट कंट्रोल भी थे, राइट। अब क्या हुआ देखो, बोल रहा है दो लिमिटेड एंड एड हॉक दीज रिफॉर्म्स। भाई लिमिटेड हुए और डायरेक्टली नहीं हुए, छुपे छुपाए हुए अभी तो, लेकिन ये रिफॉर्म्स जो थे इन्होंने कॉन्फिडेंस बिल्ड करा कि मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज भी ठीक होती हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई से भी चीजें ठीक चल सकती हैं। प्रूव करा कि कॉम्पिटिटिव मार्केट से भी ग्रोथ होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, पब्लिक प्राइवेट दोनों होंगे तो ही ग्रोथ होगा। गवर्नमेंट को समझ में आ गया और फाउंडेशन रख दिया पूरे रिफॉर्म्स का कि 1991 में हमें रिफॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी, हमें लाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों 1991 के रिफॉर्म्स आए। वो रिफॉर्म्स क्यों आए ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका था सरकार पे, पैसे की जरूरत थी, फिस्कल क्राइसिस हो चुके थे, सरकार का खर्चा बहुत ज्यादा था, रेवेन्यू बहुत कम था, और फॉरेक्स क्राइसिस, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बचा ही नहीं था, सिर्फ 14 डेज का बचा था, 2 हफ्तों का। ठीक है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बहुत ज्यादा चल रहा था, तो हमें जरूरत थी कुछ नया लेके आने की। ठीक है, याद रखने हैं।
उसके बाद बेटा जो हमारे गोल्स थे वो दो प्रकार के गोल्स थे। सबसे पहला था मार्केट ओरिएंटेशन, कि जो मार्केट है अब वो गवर्नमेंट रूल से थोड़ा मिक्सचर ऑफ रूल्स पे जाएगी कि पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलजुल के करेंगे। तो हमने उसको सिंपली एक ऐसी इकोनॉमी बनाना चाहा जहां पे अब दोनों सेक्टर मिलजुल के काम करें। दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, कि हम लॉन्ग टर्म पे स्टेबल हो सके, लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमी अच्छी ग्रो कर सके। ठीक है, अप्रोच क्या रखी बेटा, दो मेजर्स लेके आए हम, एक तो होते हैं स्टेबलाइजेशन, एक होते हैं स्ट्रक्चरल। स्टेबलाइजेशन होते हैं शॉर्ट टर्म, जो फटाफट से शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, और स्ट्रक्चरल होते हैं जो लॉन्ग टर्म चलते हैं, जो हमारी इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म तक आगे लेके जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल में लॉन्ग टर्म चेंज होता है, ध्यान रखना है, और स्टेबलाइजेशन में शॉर्ट टर्म स्टेप्स होते हैं। एलिमेंट्स क्या थे 1991 रिफॉर्म्स के, मेनली आपको पता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है फ्रीडम लेके आना, जो अननेसेसरी कंट्रोल्स रेस्ट्रिक्शंस है उनको कम करना। प्राइवेटाइजेशन, यानी कि सरकार अब अपना रोल कम करेगी, डिसइन्वेस्टमेंट करेगी, जो भी उसके पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उसको सेल करेगी प्राइवेट सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर अपना रोल अच्छे से निभाएगा। और ग्लोबलाइजेशन, ओपन कर देना इकोनॉमी को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट खुल के करना, जो भी ट्रेड बैरियर्स है उनको खत्म करना, वो ग्लोबलाइजेशन आ गया। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तीन चीजें आप जानते ही हो, वही सब सेम यहाँ पे बेटा दोबारा पढ़ना है। अब आ रहा है हमारे पास सबसे पहले फिस्कल रिफॉर्म्स। फिस्कल का क्या मतलब होता है, फिस्कल का मतलब होता है सरकार की पॉलिसीज, गवर्नमेंट की। अब तुमने तो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी दोनों चैप्टर पढ़ लिए हैं, तुम्हारे आगे क्या ही है ये। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर, सरकार के टैक्सेस। मॉनेटरी में आरबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। तो देखो फिस्कल में क्या है, हाई फिस्कल डेफिसिट हो रहा था सरकार का, यानी गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज्यादा था और कमाई बहुत कम थी। तो फिस्कल डिसिप्लिन वॉज नेसेसरी। किस लिए नेसेसरी था, ताकि हम कंट्रोल कर पाए एक्सेस डिमांड को। अब सरकार एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करती है पता है ना, कि भाई टैक्सेस को बढ़ा देगी, राइट, एक्सपेंडिचर अपना कम करेगी। तो इस तरीके से एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना, इंपोर्ट को कम करना, नैरो करना करंट अकाउंट डेफिसिट को। क्या बनाया गया, एक अच्छा स्टेबल और ट्रांसपेरेंट टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम स्टेबल करा गया, ट्रांसपेरेंट करा गया, इजी टू अंडरस्टैंड करा गया। उसके बाद टैक्स कंप्लायंस इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए कि भाई ऐसा है, लोग टैक्स क्यों नहीं भर पा रहे, क्योंकि प्रोसीजर ही बहुत मुश्किल है, उसको ईज ऑफ करा गया, आसान करा गया। उसके बाद गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे कंट्रोल लगाया गया कि भाई सरकार कितना खर्चा करती है, इसको कंट्रोल किया जाए, देखा जाए कि अननेसेसरी खर्चा तो नहीं हो रहा। क्या ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट कंट्रोल अभी करती है बट उस पर अननेसेसरी खर्चा हो रहा है और उससे रिवॉर्ड कुछ नहीं आ रहा, उसे देखा जाए। उसके बाद रिड्यूस और रिमूव सब्सिडीज दैट वर अननेसेसरी, अननेसेसरी सब्सिडीज को कम किया जाए या हटाया जाए। गवर्नमेंट का पार्ट ऑफ शेयर्स डिसइन्वेस्ट करा जाए, यानी सरकार ऐसी इंडस्ट्रीज को डिसइन्वेस्ट कर दे जो लॉस मेकिंग है, जिनसे फायदा नहीं हो रहा, उनको प्राइवेट सेक्टर को दे दे कि तुम चलाओ, हमारे से वो चल नहीं रहा। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करा जाए। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद बोल रहा है कि सरकार ने एक साइन करा एग्रीमेंट आरबीआई के साथ सितंबर 1994 से, ग्रेजुअली रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट टू 0 बाय 97-98। बढ़िया सर। इसके बाद मॉनेटरी रिफॉर्म्स आ गए जी। मॉनेटरी आपको पता ही है, आरबीआई की तरफ से कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स आए। क्या रिफॉर्म्स आए, टू मेक द फाइनेंशियल सिस्टम, भाई जितना भी फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंक्स की चीजें हैं, उन सबको क्या करना है, अच्छा करना है, ट्रांसपेरेंट करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, राइट। तो इसमें क्या करा गया, सबसे पहले इंटरेस्ट रेट आसान करे गए। आरबीआई ने क्या करा बेटा, जो लोन्स वगैरह के जो इंटरेस्ट रेट थे ना, उन सबको लिबरलाइज करा गया, ईज ऑफ करा गया। ठीक है, आरबीआई रिड्यूस्ड कंट्रोल ऑन लोन एंड डिपॉजिट रेट्स। उसके बाद बैंकिंग में कंपटीशन हो गया। कैसा कंपटीशन, अब प्राइवेट सेक्टर को भी अलाउ करा गया। जैसे पहले तो प्राइवेट बैंक्स नहीं थे ना, लेकिन अब प्राइवेट बैंक्स को भी अलाउ कर दिया गया। पब्लिक बैंक से हटा के प्राइवेट बैंक्स को भी रोल दिया गया कि आओ तुम भी। आज देखते हैं ना कितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं। उसके बाद हमने लोअर रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, जो रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है वो भी कम करी गई। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स पता है ना, एसएलआर, उसके बाद सीआरआर, उसके बाद स्पेशल रिजर्व्स, बहुत कुछ पढ़ के आए हो, वो सब कम करे गए। उसके बाद फ्रीडम दी गई ब्रांच पॉलिसी में, आप जितनी चाहो उतनी ब्रांच ओपन करो, शिफ्ट करो, इजी कर दिया गया। उसके बाद प्रूडेंशियल अकाउंटिंग नॉर्म्स, काफी साफ सुथरे अकाउंटिंग नॉर्म्स रख दिए गए कि किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, क्या प्रोसेस से अकाउंटिंग होगी, क्लैरिटी दे दी गई, मतलब हर तरीके से फाइनेंशियल सेक्टर में भी। ठीक है, तो फिस्कल रिफॉर्म्स आ गए, मॉनेटरी रिफॉर्म्स आ गए।
उसके बाद कैपिटल मार्केट्स की बात कर देते हैं। कैपिटल मार्केट्स यानी शेयर मार्केट्स की बात हो रही है। वहां पे सेबी का इंट्रोडक्शन करा गया। देखो बोल रहा है सेबी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1988 और उसको पावर्स मिल गए 1992 में। अब वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर बन गया, यानी स्टॉक मार्केट में कुछ भी होगा तो सेबी जिम्मेदार होगा, सेबी को देखना है सब कुछ, राइट। ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट बनाया जा सके ताकि अच्छे से रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन हो, यानी रिसोर्स मूव कर पाए फ्रॉम जिनके पास सरप्लस है उनसे डेफिशिएंट यूनिट्स तक, ठीक है, और इफेक्टिव एलोकेशन हो सके फंड्स का। उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई गई बेटा। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी यानी इंडस्ट्रीज में क्या करा गया, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया कि लाइसेंस खत्म कर दिया गया। अनाउंस्ड ऑन 24 जुलाई, डेट याद रखनी है, 1991। यहां पे हमने सबसे पहले लाइसेंस राज कर दिया खत्म। जो लाइसेंसिंग थी वो सारी हटा दी एक्सेप्ट 18, लेटर रिड्यूस टू 5 एंड देन अभी तो बस 2 ही बची हैं, ठीक है। तो ये खत्म कर दी गई सारी की सारी लाइसेंस राज बिल्कुल खत्म। उसके बाद पब्लिक सेक्टर की जो लिमिटेशंस थी कि इनिशियली रिजर्व्ड फॉर 8 सेक्टर, लेटर रिड्यूस टू ओनली एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, मतलब सारा का सारा जो भी रिजर्वेशंस थे ना वो सब खत्म कर दिए गए। उसके बाद एमआरटीपी एक्ट खत्म कर दिया गया, ये भी मैंने आपको बताया कि मर्जर, टेक ओवर, अमेलगमेशन रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दी गई और कोई भी प्री एंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए लार्ज फर्म्स को, आराम से आके बिजनेस कर सकते हैं। कंपटीशन एक्ट आ गया बेटा, एमआरटीपी एक्ट तो खत्म। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डी रेगुलेट कर दिया गया। वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन दी हुई थी ना कि तुम ही बनाओगे गुड्स और सर्विसेज, वो खत्म। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी इसमें आ सकती हैं, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डी रेगुलेट कर दी गई। पब्लिक सेक्टर की मोनोपोली खत्म कर दी गई, यानी कि पब्लिक सेक्टर को बस थोड़े से एरियाज में पावर दी गई, बाकी सब जगह प्राइवेट के लिए ओपन कर दी इकोनॉमी। उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिबरलाइज कर दी। लिबरलाइज का मतलब इजी कर दिया, यानी मेजरली हम पहले फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ नहीं कर रहे थे, अभी अलाउ कर दिया गया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आसानी से आ सकती है। ऑटोमेटिक एफडीआई अप टू 51%, 51% तक आप आके आसानी से इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेटर एक्सटेंडेड टू ऑल द सेक्टर एक्सेप्ट रिजर्व्ड वंस, सही है जी। इसके बाद एफडीआई रोकी गई किस किस सेक्टर में, रिटेल ट्रेड, एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसमें, सही है। उसके बाद एक्सटर्नल ट्रेड भी लिबरलाइज करा गया। एक्सटर्नल ट्रेड मतलब फॉरेन ट्रेड, जो हमारा फॉरेन ट्रेड है वो भी इजी कर दिया गया। शिफ्ट फ्रॉम पॉजिटिव लिस्ट टू नेगेटिव लिस्ट, इंपोर्ट लाइसेंसिंग रिमूव कर दिया गया, ठीक है। सिर्फ कुछ ही गुड्स हैं जिसपे हमें आज भी लाइसेंस लेना पड़ता है। टैरिफ कम करे गए बच्चों, टैक्सेस कम करे गए। जो टैरिफ 355% तक था उसको 10% तक लाया गया, ठीक है। उसके बाद रुपी को डी वैल्यू करा गया। ये तो वही पॉइंट है कि रुपी को डी वैल्यू करा, फिर से क्यों डी वैल्यू करा, ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ सके। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट करा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जो लॉस मेकिंग थी जिससे फायदा नहीं हो रहा था उनको डिसइन्वेस्ट कर दिया, सरकार ने बेच दी वो चीजें। ट्रेड पॉलिसी की बच्चों अगर हम बात करें, ट्रेड का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब कि हम जो फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसकी अगर हम बात करें तो देखो वही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रेस्ट्रिक्शन हटने चाहिए। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रेस्ट्रिक्शन हटाए गए, सिंप्लीफाई करे गए टैरिफ्स, इंपोर्ट लाइसेंस खत्म कर दिया गया और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का प्रयास करा गया। कुछ इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेट्स हैं वो याद रखना है, जैसे 1991 में रुपी डी वैल्यू करा गया। मार्च 1992 में डुअल एक्सचेंज रेट इंट्रोड्यूस करा गया। डुअल एक्सचेंज रेट का मतलब है कि अब एक्सचेंज रेट फिक्स होगा मार्केट फोर्सेस से और सरकार भी उसके अंदर थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस कर सकती है, ठीक है। उसके बाद मार्च 1993 में यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, जिसमें रुपी को अलाउ करा गया कि भैया आप फ्लोट करो आराम से, मैनेज्ड फ्लोटिंग सिस्टम, पढ़ा ना मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, वही। इंपैक्ट क्या आया बेटा, इंपैक्ट ये आया बेटा कि ग्लोबल इकोनॉमी के साथ हम ज्यादा इंटीग्रेट कर पा रहे हैं। ज्यादा इंटीग्रेट का मतलब खुल गए, खुल के बिजनेस कर पा रहे हैं। उसके बाद मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी पे शिफ्ट हो गए, यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल खत्म, डिमांड सप्लाई का कंट्रोल ज्यादा। प्राइवेट सेक्टर काफी स्ट्रांग हो गया काफी सारी इंडस्ट्रीज में। फॉरेन टेक्नोलॉजी, इनपुट फाइनेंस हम आसानी से ले सकते हैं अब। उसके बाद एफडीआई काफी स्टेबल है और काफी स्ट्रांग रिजर्व्स भी है हमारे पास, मतलब बहुत फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। उसके बाद जो सर्विसेज का ट्रेड सरप्लस है वो भी बहुत अच्छा है, यानी हम बहुत ज्यादा सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद लोअर प्रेशर ऑन रुपी देन अदर ईएमईज, हमारे पास रुपी पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। इनकम बढ़ रही है, डोमेस्टिक मार्केट ग्रो कर रही है बहुत तेजी से, पॉवर्टी कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। मतलब रिफॉर्म्स के बाद काफी सारी चीजें आई, ये आपको बस एक बार पढ़नी है,
ठीक है, ओके। फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी डीपन हो रहा है, बैंक्स बढ़ रहे हैं, इंश्योरेंसेस बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ रही हैं। एग्रीकल्चर का शेयर कम हो रहा है, ये एक ध्यान से देखने वाली बात है कि लोग एग्रीकल्चर से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन चैलेंजेस अभी भी हैं, जैसे फिस्कल डेफिसिट अभी भी है, महंगाई अभी भी है, पब्लिक डेट यानी कर्जा अभी भी है, बहुत ज़्यादा कर्जा है इनफैक्ट, ठीक है। नीति आयोग की मैंने चर्चा करी आपसे कि नीति आयोग जो है वो 2015 में 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग ने रिप्लेस करा, किसको रिप्लेस करा? प्लानिंग कमीशन को। तो रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी आफ्टर 64 years, शिफ्टेड फोकस फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग टू मार्केट ओरिएंटेड प्लानिंग, यानी वही अब सरकार का रोल नहीं है, मार्केट के हिसाब से प्लानिंग होगी। फंक्शंस एज द गवर्नमेंट थिंक टैंक, ये सरकार के थिंक टैंक के तरीके से काम करता है। इसके अंदर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, बहुत सारे प्लानर्स, बहुत सारे समझदार लोगों को बिठाया गया है। परफेक्ट सर, और ध्यान रखना लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है, 5-5 साल इसने खत्म कर दिया, अब नहीं होता। ओके सर, सर इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? बच्चों जो जो हमने पीछे पढ़ा ना, ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें आ गई इसके अंदर। देखो इसने बोला कि ये इंपॉर्टेंट है, सावधान इंडिया, ये तुम्हें पता होना चाहिए। नीति आयोग का ऑब्जेक्टिव है एक शेयर्ड विजन बनाना, एक ऐसा थॉट प्रोसेस जिसमें नेशन का डेवलपमेंट भी हो और स्टेट का पार्टिसिपेशन भी हो, यानी कि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल भी हो और नेशन का डेवलपमेंट भी हो। पब्लिक सेक्टर में सेंट्रल का तो चलो है ही, स्टेट लेवल का भी डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके बाद प्रमोट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? यानी कि अब मिलजुल के सरकारें काम करेंगी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट भी मिलके उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी। उसके बाद विलेज लेवल प्लान्स को डेवलप करना, यानी छोटे छोटे लेवल से प्लान्स बनाना और उसको फिर हायर लेवल तक ले जाना। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी पे फोकस करना, कि जो भी हमारे देश की सिक्योरिटी की बात है उसके अंदर इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज लगाना, कि हमें यह भी देखना है कि हम किस देश से कौन से हथियार खरीदें, किस तरीके से खरीदें। अगर हमारे देश के डेटा की बात है तो कैसे हमें उसको सेफ रखना है, कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए, उस पर कितना खर्चा होना चाहिए। तो नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जोड़ना। उसके बाद वल्नरेबल सेक्शंस पे फोकस करना, ऐसे सेक्शंस जो खत्म होते जा रहे हैं। माइक बंद हो गया क्या? हाँ जी बेटा, मेरे माइक की बैटरी डाउन हो गई थी, मैंने चेंज कर लिया। तो क्या है, वल्नरेबल सेक्शंस पे भी फोकस करना, जो हमें पहले देखने को मिलते थे लेकिन अब थोड़े थोड़े एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद डिजाइन और मॉनिटर करना लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसीज, पार्टनरशिप्स बनाना डोमेस्टिक की ग्लोबल थिंक टैंक्स के साथ। अब हमारा डोमेस्टिक थिंक टैंक तो नीति आयोग होगा, हमें पार्टनर करना है ग्लोबल थिंक टैंक्स के साथ, ठीक है। एक नॉलेज, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम बनाना, बिजनेसेस को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, ये फोकस है। इंटर सेक्टोरल इश्यूज सॉल्व करना, कि भाई सेक्टर्स के आपस में इश्यूज नहीं होने चाहिए, तभी ग्रोथ होगी। एक रिसोर्स सेंटर बनाना गवर्नेंस की बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए। चेक करना, मॉनिटर यानी चेक करना और इवैल्यूएट करना कि प्रोग्राम्स जो बन रहे हैं वो सही से इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, कैपेसिटी को अपग्रेड करना, और कोई भी एक्टिविटी जिससे नेशन का डेवलपमेंट होता है उसको आगे लेके आना। ये बेसिकली नीति आयोग के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बाद बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनिशिएटिव्स। इस पे टॉपिक आएगा ही आएगा, सवाल आएगा ही आएगा, यहीं से पूछता है सवाल, ठीक है। जैसे जो की इनिशिएटिव है वो है लाइफ। सबसे पहला इनिशिएटिव लाइफ है। लाइफ क्या है? पहले क्या था? यूज एंड डिस्पोज इकोनॉमी। यूज एंड डिस्पोज का मतलब क्या है? जहां पे हम वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करते थे अच्छे से, बस हमने चीजों को यूज करा और फिर फेंक दिया ऐसे ही। लाइफ ने बोला एनवायरमेंट का ध्यान रखो, राइट। यानी इसके अंदर हम सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनाएंगे, हम अपने तो ध्यान रखेंगे ही, आने वाली जनरेशंस का भी ध्यान रखेंगे। देन एनडैप। एनडैप क्या है? नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, ताकि गवर्नमेंट का डेटा आप इजीली एक्सेस कर पाओ, ठीक है। गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे रिसर्च करता है, अलग अलग रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, वो आसानी से एक ही जगह मिल जाए, तो एनडैप हो गया। शून्य। शून्य क्या है? पॉल्यूशन को खत्म करना, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना। इट प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू इंप्रूव एयर क्वालिटी। ई अमृत। ई अमृत क्या है? सेंट्रल ईवी इंफॉर्मेशन पोर्टल। ईवी का पूरा पोर्टल है जहां पे आपको पूरी जानकारी रिगार्डिंग ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिल जाएगी इस पोर्टल पे। उसके बाद इंडिया पॉलिसी इनसाइट्स, IPI, जिसके अंदर हम डेटा ड्रिवन पॉलिसी टूल्स रखेंगे कि जितने भी पॉलिसीज बन रही हैं वो डेटा बेस्ड किस तरीके से हैं। उसके बाद मिथेनॉल इकोनॉमी। मिथेनॉल इकोनॉमी में क्या है कि हम बेसिकली अपने जो रिसोर्स हैं उसमें
प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे एक तरीके से, मतलब मिथेनॉल को यूज करेंगे रादर देन जो हम पेट्रोलियम को यूज करते हैं। तो बोल रहा है रिड्यूस ऑयल इंपोर्ट एंड एमिशंस वाया मिथेनॉल फ्रॉम कोल एंड वेस्ट। उसके बाद गोल्ड मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर गोल्ड सेक्टर को डेवलप करा जाए फॉर एक्सपोर्ट्स एंड ग्रोथ। ये बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, लर्न सारे के सारे, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है, वीकनेस क्या है बेटा, बेसिकली नो रोल इन बजटिंग और स्टेट प्लान रिव्यू। स्टेट का जो प्लान है उसके रिव्यू पे और बजटिंग में इसको कोई खास रोल नहीं दिया गया। लिमिटेड फ्रीडम दी गई, कैन नॉट एक्ट एज अ काउंटरवेट टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मतलब बहुत ज्यादा फ्रीडम नहीं दी गई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो कर देती है वो फाइनल है, उसके अपोज नहीं आ सकता ये। उसके बाद मोर एडवाइजरी देन एग्जीक्यूटिव, बस ये एडवाइज कर सकता है, एग्जीक्यूशन पावर इनके पास नहीं है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें करंट स्टेट की, मतलब अब तो बस बेसिक बेसिक बचा, चैप्टर खत्म है। करंट स्टेट की बात करें बच्चों अगर, तो इंडियन इकोनॉमी काफी बड़ी, कॉम्प्लेक्स और बहुत तेजी से बदलने वाली इकोनॉमी है। वेरिएबल्स बहुत डायनामिक है और डोमेस्टिक और ग्लोबल फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ओवरव्यू 3 मेन फैक्टर्स पे फोकस करता है, वो क्या है, प्राइमरी सेक्टर हमारा एग्रीकल्चर होता है, सेकेंडरी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा सर्विसेज यानी टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी की अगर हम बात करें तो प्राइमरी में ध्यान रखना है बेटा, एग्रीकल्चर हमारा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ लिवलीहुड है। 47% पॉपुलेशन अभी भी हमारी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, तो ये ध्यान रखना है कि 47% जनसंख्या अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क, पल्सेस, जूट, स्पाइसेस की। सेकंड लार्जेस्ट है फ्रूट, वेजिटेबल, व्हीट, राइस, कॉटन एंड शुगर की, ये याद रखना है। एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 18.8% टू जीवीए। फूड ग्रेन प्रोडक्शन 315.7 मिलियन टन्स। देखो अब ये क्या है, ये सिर्फ रीड ओनली टॉपिक्स हैं बच्चों, अब समझाने वाला कुछ नहीं है। नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, ये समझाने वाले, समझा दिए, ये रीड करने वाले हैं बस। इंडिया इज नाउ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स पीक एट 3.74 लाख करोड़ इन 22-23। ऐसे ही इंडस्ट्री के बारे में आपको पढ़ना है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया बेटा, जो हमारे गवर्नमेंट के की इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर को लेके, ठीक है। एग्रीकल्चर को लेके की रिफॉर्म्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। पीएम किसान योजना, जिसके अंदर इनकम सपोर्ट दिया जाता है फार्मर्स को। एमएसपी आप सब जानते हो, है ना, एमएसपी 1.5x सेट करा जाता है, जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया उसका 1.5x सरकार प्रॉमिस करती है कि हम देंगे आपको। क्रॉप इंश्योरेंस, जिसको हम पीएम फसल बीमा योजना बोलते हैं, कि अगर फसल खराब हो गई तो उस पर आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल्स एंड MIDH फॉर हॉर्टिकल्चर, ये याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए फंड है एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर। FPOs, माइक्रो इरिगेशन फंड। उसके बाद E-NAM, याद रखना है E-NAM, ऑनलाइन एग्रीकल्चर मार्केट इंटीग्रेशन, कि एग्रीकल्चर को ऑनलाइन कैसे लाया जाए, कैसे मार्केट से जोड़ा जाए, वो है E-NAM। किसान रेल, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड्स, सॉइल मतलब सॉइल को इंप्रूव करने के लिए जो पैसा चाहिए, सॉइल हेल्थ कार्ड, जैसे हमारी बेसिक हेल्थ के लिए बने हैं ना, वो कौन से कार्ड्स हैं हमारी, आयुष्मान कार्ड्स, है ना, ऐसे ही सॉइल के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोशन, 100% FDI इन फूड प्रोडक्ट मार्केटिंग, ये सारी की सारी चीजें बेटा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स फार्मिंग के लिए थे। उसके बाद एग्रीकल्चर के क्या क्या चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस बहुत सारे हैं और ये चैलेंजेस तुम सब जानते हो। कौन कौन से चैलेंजेस हैं, जैसे कि छोटी छोटी लैंड्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं। उसके बाद मार्केटेबल सरप्लस इतना नहीं हो पाता क्योंकि हम इतना ज़्यादा ग्रो ही नहीं करते। उसके बाद हमारे पास रिसोर्स इंसेंटिव एंड रीजनली स्क्यूड एग्रीकल्चर है, मतलब किसी रीजन में बहुत ज़्यादा है, किसी रीजन में बहुत कम है। तो कुछ रीजन से मेजर एग्रीकल्चर आता है और कुछ रीजन में होता ही नहीं है, तो स्क्यूड है, बहुत बटा हुआ है, बहुत फैला हुआ है। उसके बाद मॉडर्न टेक्नोलॉजी को पुअरली अडॉप्ट करा गया है, अच्छे से अडॉप्ट नहीं करा गया। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्टोरेज का, प्रोसेस का, ट्रांसपोर्ट का, मैं तो बोलता हूं मार्केटिंग का भी नहीं है, मार्केटिंग का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसान की फसल खराब ही हो जाती है। अभी भी पानी की व्यवस्था नहीं है, मॉनसून पे डिपेंडेंट है, क्रॉप का बहुत ज्यादा लॉस होता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग आ गया, देखो मार्केटिंग, क्रेडिट डिलीवरी, एक्सपोर्ट इनएफिशिएंसी, ये सारी की सारी चीजें बेटा तुमने पहले भी पढ़ी हुई है, वही सब है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से 30% जीबीए में कंट्रीब्यूट करता है, लगभग 12.1 करोड़ लोग इसके अंदर है। इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, छोटी इंडस्ट्रीज, बड़ी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पूरा का पूरा ये है। इसमें ये पॉइंट ध्यान रखना, इंडिया का इनफॉर्मल सेक्टर कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ इंडस्ट्रियल जीबीए। इनफॉर्मल का मतलब होता है जिसमें सारी प्राइवेट एंटरप्राइजेज आती हैं
और वो आती हैं जो 10 लोगों से कम एम्प्लॉय करती हैं, यानी सरकार फॉर्मल हो गया और प्राइवेट जो 10 से ज्यादा एम्प्लॉय करती हैं वो फॉर्मल में आ जाती हैं, लेकिन इनफॉर्मल से बहुत सारा प्रोडक्शन आता है। ठीक है, एक पॉइंट बस यही था मेन, तो और कुछ नहीं है। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कुछ डेटा दिया हुआ है। मेन ध्यान रखना है कि इंडिया 40th आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, जबकि 2015 में 81st पे था। देन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स इंडस्ट्री में कौन कौन से आए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको लर्न करने हैं पूरे के पूरे एज इट इज। ठीक है, पूरे के पूरे एज इट इज, ये आपको पता होने चाहिए। जैसे जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, सारे टैक्सेस को एक में डाल दिया गया। कॉर्पोरेट टैक्स 22% रखा गया है, जबकि इनकम टैक्स 30% तक है, तो कंपनीज को बेनिफिट दिया गया है ना। मेक इन इंडिया जो है, मेक इन इंडिया 2.0, ताकि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट किया जा सके। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे बहुत फोकस किया जा रहा है। इसी तरीके से ना बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे पीएलआई स्कीम, पीएम गति शक्ति स्कीम। तो आपको ये स्कीम्स याद रखनी है बेटा। जिस स्कीम पे आपको ज्यादा जानना हो उसको गूगल कर लेना, वो डिटेल में आ जाएगी, क्योंकि हर स्कीम में बहुत कुछ होता है ना। तो जो स्कीम आपको लगे कि मुझे इसके बारे में थोड़ा और पढ़ना है, तो गूगल पे लिख देना, वो आ जाएगी पूरी की पूरी स्कीम। पीएम मित्र टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। फेम इंडिया स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए। उद्यमी भारत बहुत फेमस स्कीम है एमएसएमई के लिए, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। ठीक है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट में रिफॉर्म्स, जो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें 100% तक अलाउ करा गया। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया स्कीम वेरी पॉपुलर। रोड टैप हो गया, यानी रिबेट्स दिए गए टैक्सेस पे। एक्सपोर्ट अगर आप करोगे तो उस पर आपको रिबेट्स डिस्काउंट्स देंगे। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको याद रखनी है। इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं, वही सेम चैलेंजेस है बेटा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हैवी डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे, अभी हम बाहर की देशों पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। उसके बाद क्रेडिट नहीं में, पैसा नहीं मिल रहा, अगर बिजनेस करना है तो पैसा चाहिए, वो पैसा नहीं अरेंज हो पा रहा। पब्लिक सेक्टर इतना एफिशिएंट नहीं है, लेबर मैनेजमेंट नहीं है, लेबर बस कभी मिल जाती है कभी नहीं मिलती, कोई ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं है। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस का इशू है, मतलब बहुत सारे बैरियर्स हैं यहाँ पे जो आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद आखिरी आता है बच्चों टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर में तो हम लोग बोलते हैं सर्विसेज ही हैं मेनली, तो कॉम्प्राइजेज ऑफ सर्विसेज। इंडिया में ध्यान रखना, एग्रीकल्चर के बाद लोग टर्शरी की तरफ गए। नॉर्मली क्या होता है कि एग्रीकल्चर छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर छोड़ के टर्शरी की तरफ लोग ज्यादा गए। इंडिया का ग्रोथ स्ट्रेटेजी अलग ही है। तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, आईटी, फाइनेंस, लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग 3.9% ऑफ इंडिया अमंग टॉप एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज ग्लोबली। ठीक है, और ज्यादा एफडीआई इनफ्लोज भी इसी में आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या है, खर्चे ज्यादा हैं, वीक इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो स्किल्स की काफी ज्यादा कमी है। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी समाप्त। मैंने तुम्हें बोला ना, मेन स्टोरी मैंने आपको सुना दी, स्कीम्स आपको याद रखनी है, थोड़ा थोड़ा डेटा आपको याद रखना है, और लिख लिख के याद करने वाला टॉपिक है। मॉड्यूल सामने रखना, वीडियो देखना और इसको कंप्लीट कर लेना। 2-3 बार पढ़ोगे खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर से। ठीक है, इजी है, बड़ा है। ओके, तो ये भी हमारा समाप्त। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें करेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।